बहुत समय पहले की बात है। धनपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम भरत था। वह बहुत ही ईमानदार और सहनशील तमान व्यक्ति था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था और पूरे दिन काम करने के बाद ही अपने घर जाता था। उसको जितने भी काम के पैसे मिलते थे उसमें वो संतुष्ट था। भरत के परिवार में उसकी पत्नी भानुमती और एक बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। भरत सेठ हाकिम लाल के यहाँ काम करता था जिससे उसके परिवार का गुजर बसर होता था। अरे सुनती हो, भाग्यवान मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम मुन्नी को विद्यालय छोड़ आना, आज मैं लेट हो गया हूँ। अगर मैं समय पर काम पर नहीं पहुँचूंगा तो सेठ जी मेरे आज के आधे काम की तनख्वाह रोक देंगे। जी मैं स्कूल तो छोड़ आऊंगी, मगर मुन्नी पिछले 4-5 दिनों से कह रही है कि उसके स्कूल की मैडम उससे फीस जमा करने की कह रही है। मैंने कुछ दिनों पहले ही तो तुम्हें पैसे दिए थे, फिर तुमने मुन्नी की फीस क्यों नहीं जमा कराई? जी अपने जो पैसे दिए थे वो तो सिर्फ घर के खर्चों में ही खर्च हो गए, फिर भला मैं मुन्नी की फीस जमा कहाँ से करती? जी मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ जी से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करो। अब इतने कम पैसों में हमारा गुजारा भी ठीक से नहीं हो रहा है। बाजार में कुछ सामान लेने जाओ तो उस सामान के पैसे आसमान छू रहे हैं और ऊपर से मुन्नी की पढ़ाई का खर्चा वो अलग, तो भला फिर कहाँ से घर का खर्चा चलेगा? हाँ, भाग्यवान मैं आज ही सेठ जी से तनख्वाह बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर भरत काम करने चला जाता है। अरे भाइयों, आज तो तनख्वाह बांटने का दिन है। अब देखना, आज सेठ हाकिम लाल पैसे देने में कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हर बार बहाना बनाकर हमारी तनख्वाह काट लेता है और अगली बार तो हद ही हो गई। मैंने सेठ से 500 रुपए उधार लिए थे, मगर उसने उसके बदले मेरी आधी तनख्वाह काट ली। भाई हरिया, ये तो तुम सही कह रहे हो। सेठ हाकिम लाल एक नंबर का बेईमान आदमी है। बस मौका ढूंढता है लोगों को ठगने का और काम करते समय 1 मिनट का आराम भी नहीं करने देता। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। पिछली बार मेरी बेटी की तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं 3-4 दिन काम पर नहीं आया तो सेठ ने मेरी भी आधी तनख्वाह काट ली। भाइयों, बस इस बार सेठ मेरे पूरे पैसे दे दे तो मैं अपनी बेटी के स्कूल की फीस जमा करा दूंगा। अगर मैं आज पूरे पैसे लेकर नहीं गया तो मेरी घरवाली तो मेरी जान ही ले लेगी। ऐसे ही सभी लोग काम करने लग जाते हैं और शाम होने के बाद वे लोग सेठ हाकिम लाल के पास जाते हैं। सेठ जी, ये महीना पूरा हो चुका है, हमें हमारे काम के पैसे दे दीजिए। पैसे दे दूंगा भाइयों, मैं यहाँ से भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ। इस महीने लकड़ियों पर दाम गत जाने के कारण सारा माल गोदाम में ही पड़ा है। मैं आपको 3-4 दिन में पैसे दे दूंगा। पर सेठ जी, अभी हमारे पास जरा भी पैसे नहीं बचे, फिर घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? आप ही बताओ। अरे मैंने कहा तो है आपसे 2-4 दिन रुक जाओ, मैं सब का हिसाब कर दूंगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी लोग निराश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। ए जी, आ गए आप। और इस बार आपको कितनी तनख्वाह मिली है? वो भाग्यवान, इस बार सेठ जी ने हमें कोई तनख्वाह नहीं दी। उन्होंने कहा है कि अभी माल बिका नहीं, मैं 3-4 दिन में पैसे दे दूंगा। क्या अगर कल मुन्नी की फीस जमा नहीं हुई तो मैडम उसका स्कूल में जाना बंद कर देगी? उसने आज मुझसे साफ साफ कह दिया है। अब तुम ही बताओ भाग्यवान मैं क्या करूं? ये सेठ कभी समय पर पैसे देता ही नहीं, जब देखो तब बहाना बनाता रहता है। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। फिर सेठ हाकिम लाल सबको पैसे देता है। अरे भाई मोहन, ये ले तेरे काम के पैसे। पर सेठ जी, मैंने तो इस महीने पूरे 5000 का काम किया है और ये तो सिर्फ 4000 रुपए ही हैं। तो मैंने कब मना किया है कि तूने काम नहीं किया? बल्कि मैंने तो पैसे इसीलिए काटे हैं जो तूने काम करते समय आधे घंटे का आराम किया था। पर सेठ जी, मैंने तो सिर्फ 1 दिन में आधे घंटे का ही आराम किया है और आपने ही तो कहा था कि 1 महीने के 5000 रुपए देने को। देख मोहन, मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत समझा। अगर तुझे काम नहीं करना है तो बता दे, मैं तेरी जगह और किसी को काम पर रख लूंगा। बेचारे मोहन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उन पैसों को रख लेता है। भरत, ये लो तुम्हारे 4500 रुपए। पर सेठ जी, मेरे तो 5000 रुपए बनते हैं। मैंने तो एक भी दिन की छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम सही समय पर किया है। हाँ भाई भरत, तूने अपना काम समय पर तो किया है,
लेकिन इस समय बाजार में लकड़ी की कीमत गिर चुकी है, इसलिए अब तुम्हें भी तनख्वाह कम मिलेगी जब तक लकड़ियों पर पैसे बढ़ नहीं जाते। जैसे ही लकड़ियों पर पैसे बढ़ते हैं तो मैं तुम सब की तनख्वाह बढ़ा दूंगा। पर सेठ जी, बात तो 5,000 की हुई थी ना, और मुझे भी इस समय पैसों की सख्त जरूरत है। कृपया कर मुझे मेरे पूरे पैसे दे दीजिए। मैंने तुझसे एक बार कह दिया तो फिर तेरे समझ नहीं आता। तुझे भी यहाँ काम करना है तो कर, वरना मत कर। बेचारे भरत के पास उन पैसों को लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो इन पैसों को ले लेता है। अरे भाई, ये सेठ हाकिमलाल एक नंबर का बेईमान और लालची इंसान है। सारे पैसों को तो अपनी तिजोरी भरने में लगा देता है और हमसे कहता है कि लकड़ियों के दाम कम हो गए हैं। देख लेना इस सेठ को, तो हम में से किसी न किसी की हाय जरूर लगेगी। ये हमारी मेहनत के पैसों को खाकर कभी खुश नहीं रहेगा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं कहते। आज जो भी कुछ है हमारे पास, वो सब उनकी ही तो देन है। अरे सब उसकी देन क्यों है? हम सब मेहनत करते हैं, तब जाकर वो कहीं हमको 2-3 हजार रुपए देता है। ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं? हमको तो लकड़ी काटने के अलावा कुछ भी आता नहीं। अब जो भी, इस वक्त तो सेठ हाकिमलाल ही हमारा और हमारे परिवार का एकमात्र सहारा है। कुछ समय बातें करने के बाद सभी लोग अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जी, आगे आप और सेठ हाकिमलाल ने कितनी तनख्वाह दी आपको? भाग्यवान, इस बार सेठ जी ने हमको 4,500 रुपए ही दिए हैं। बस 4,500 ही रुपए दिए हैं? 2,500 रुपए तो मुन्नी की फीस में ही चले जाएंगे। बचे 2,000 रुपए, इससे 1 महीने का खर्चा चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि घर में भी अब राशन 2-4 दिन का ही रह गया है। अब भाग्यवान जो भी हो, अब तुमको इन पैसों में ही खर्चा चलना होगा। तुम पहले मुन्नी की फीस जमा कर देना, बाकी का मेरे ऊपर छोड़ो। 2 में कुछ न कुछ करता हूँ। अरे आप क्या करोगे? सेठ से पूरे पैसे भी नहीं मांगे गए आपसे? नहीं भाग्यवान, मैंने सेठ जी से और पैसे देने को कहा था, पर उन्होंने मुझे काम पर न आने की धमकी दे दी। तो फिर भला मैं क्या करता? इसीलिए मैंने फिर सेठ जी से कुछ नहीं कहा, और जितने भी पैसे मिले मैं उनको लेकर घर आ गया। ये सेठ तो एक नंबर का कमीना और लुच्चा आदमी है। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? पता नहीं आगे जब मुन्नी बड़ी हो जाएगी तो उसकी शादी भी करनी है, और हमारे पास उसके लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। हाँ मुन्नी की मम्मी, ये तो तुम सही कह रही हो। मुझे लगता है सेठ के यहाँ काम करने बाद में मुझे और कई काम ढूंढना चाहिए। मैं आज ही सेठ के यहाँ काम करने के बाद और कई काम की तलाश में जाऊंगा। भरत सेठ के यहाँ काम करने चला जाता है और वहाँ काम खत्म करने के बाद वो दूसरी जगह काम ढूंढने चला जाता है। वह जगह जगह जाकर लोगों से काम के बारे में पूछता है। वह गांव की दुकानों पर भी जाता है, लेकिन उसे हर जहाज निराशा ही मिलती है, जिस वजह से वो काफी उदास हो जाता है और आखिरकार वो परेशान होकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। वह रास्ते में जा ही रहा था, तभी अचानक तेज तूफान की वर्षा शुरू हो जाती है। भरत वर्षा से बचने के लिए पास में एक खंडर गुफा में घुस जाता है। हे भगवान, मैं पहले ही घर पहुंचने में लेट हो गया हूँ, ऊपर से ये बारिश, पता नहीं कब बंद होगी। ये गुफा तो बड़ी ही विचित्र है। भरत ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर पास में रखे एक घड़े पर जाती। भरत उसके पास जाता है और मन ही मन कहता है, और ये गधा यहाँ क्या कर रहा है? इसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ, घर कुछ सामान रखने काम आ जाएगा। भरत जैसे ही घड़े को हाथ लगाता है, तभी उस गुफा से आवाज आती है, रुक जाओ, इस गड्ढे को छूने की कोशिश मत करना, वरना तुम सदा सदा के लिए इस गुफा में कैद हो जाओगे। ऐसी आवाज सुनकर भरत पीछे हट जाता है। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और भरत से कहती है, कौन हो तुम और इस गुफा में क्या कर रहे हो? माफ करना, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी तेज तूफान के साथ वर्षा शुरू हो गई। तभी मेरी नजर इस गुफा पर पड़ी और मैं इसके अंदर आ गया, और तभी मेरा ध्यान इस गड्ढे पर पड़ा। ये काफी चमक रहा था। मैंने सोचा मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ, ताकि मेरी पत्नी इसमें कुछ सामान रख सके। मुझे माफ कर दो, मुझ पर बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। पर आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता, और आप ऐसे हवा में कैसे उड़ रही हो? मैं एक परी हूँ और ये गुफा मेरे पूर्वजों की है। ये कोई मामूली गुफा नहीं, बल्कि ये एक जादुई गुफा है जो सच्चे और नेक दिल इंसान को ही दिखाई देती है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इस गुफा में आ सके
और इस घड़े को छू सके। इसलिए ये घड़ा अब तुम्हारा हुआ। तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। नहीं, मुझे ये घड़ा नहीं चाहिए। मैं तो बस इसे ऐसे ही देख रहा था। भरत, तुम डरो नहीं। ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, ये एक जादुई घड़ा है। जादुई घड़ा? क्या ये वही जादुई घड़ा है जिसके बारे में हमारे दादा दादी बताते थे, जो हर किसी की मनोकामना पूरी कर सकता है? हाँ भरत, ये वही जादुई घड़ा है और आज से ये तुम्हारा हुआ। अब तुम इस घड़े के मालिक हो। इस घड़े की मदद से तुम अपना भविष्य सुधार सकते हो। पर एक बात हमेशा याद रखना, तुम जिस चीज को इस घड़े में डालोगे वही चीज तुम्हें बार बार इस घड़े में डालनी होगी। अगर तुमने और कोई दूसरी चीज इस घड़े में डाली तो उसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। इसलिए कभी भी तुम लालच नहीं करना। मेरी यह बात हमेशा याद रखना और एक बार जो चीज तुमने इस घड़े में डाली वही चीज बार बार डालना, और ये घड़ा जादू उस चीज को 2 गुने से भी ज्यादा कर देगा, जिससे तुम अपनी इस गरीबी से बाहर निकल जाओगे। भरत उस घड़े को लेकर अपने घर आ जाता है और वह अपनी पत्नी से, देखो भाग्यवान, मैं आज क्या लाया हूँ। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को लेकर आए हो। और आप तो सुबह काम ढूंढने की कह रहे थे। फिर काम का क्या? कोई काम मिल आपको कि नहीं? नहीं भाग्यवान, मुझे कोई काम नहीं मिला, मगर मुझे उससे भी कई गुना बढ़िया चीज मिली है। तुम जो इस घड़े को देख रही हो, ये कोई मामूली घड़ा नहीं है, बल्कि ये तो एक जादुई घड़ा है जिसकी मदद से हम अपना सारा जीवन खुशी खुशी गुजार सकते हैं। भरत भानुमति को सारी घटना के बारे में बताता है। तभी भानुमति भरत से, तो आप ये कहना चाहते हो कि इस घड़े में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो? हाँ भाग्यवान, मगर हम ऐसी क्या चीज डालें, इसमें ये समझ नहीं आ रहा। तभी भानुमति भरत से कहती है, क्यों ना हम इस घड़े में सोने की अंगूठी डालें, जिससे और भी बहुत सारी अंगूठी हमें इस घड़े से मिल जाएंगी। भानुमति उस अंगूठी को लाकर उस घड़े में डाल देती। तभी उस घड़े से बहुत सारी सोने की अंगूठी निकलती है। अरे ये तो वाकई में चमत्कार हो गया। इतनी सारी सोने की अंगूठी। अब हम इन अंगूठियों को बेचेंगे तो हमें काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हाँ भाग्यवान, मैं कल शहर जाकर इन अंगूठियों को बेच आऊंगा, जिससे हमें जो भी पैसे मिलेंगे उनसे हम मुन्नी के स्कूल की बकाया फीस को जमा कर देंगे और बाकी पैसों को संभाल कर रख देंगे। अगले दिन भरत सोने की अंगूठी बेचने के लिए शहर जाता है। वहाँ पर वो एक धनी सुनार के घर जाता है और उसका दरवाजा खटखटाता है। तभी वहाँ का सेठ दरवाजा खोलता है और भरत से कहता है, अरे भाई, कौन हो तुम और मेरे घर क्यों आए हो? सेठ जी, मैं शहर से थोड़ा दूर धनपुर गांव से मैं आपको कुछ सोने की अंगूठी बेचने आया हूँ। अगर आप मुझे इनका सही दाम देंगे तो मैं आपको ये अंगूठी दे दूंगा। सेठ भरत को उसकी मुंह मांगी कीमत दे देता है और फिर भरत पैसों को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। ये देखो भाग्यवान, मुझे उन अंगूठियों के बदले कितने पैसे मिले हैं। अब तुम इन पैसों को रखो और कल मुन्नी की स्कूल की फीस जमा कर देना। बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख देना। अच्छा, तो मैं अब काम पर जाता हूँ। अब आप काम करने क्यों जा रहे हो? अब तो हमारे पास ये जादुई घड़ा है, फिर भला हमें काम की क्या जरूरत है? नहीं भाग्यवान, मैं वहाँ पर काम करने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं तो वहाँ पर काम कर रहे मजदूरों से मिलने जा रहा हूँ और उनको ये खुशखबरी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ साथ सेठ हाकिम लाल से वो भी बहुत परेशान थे। इसलिए अगर मेरे खुशी के दिन आए हैं तो मैं चाहता हूँ कि उनके भी खुशी के दिन आए। वे बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। सेठ हाकिम लाल की वजह से वो भी मेरी तरह परेशान है। इस समय मैं उनकी सहायता नहीं करूँगा तो उनको अपना सारा जीवन ऐसे ही दुखों और कष्टों में काटना पड़ेगा। हाँ, कह तो आप सही रहे हो। हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे तो और खुश रहेंगे।